तो यहाँ तक हम लोग देख रहे थे पृथ्वी के जो दिखा रहे थे हजारों साल तक बारिश होती रही और पृथ्वी के जो ऊंचा वाला भाग था, पृथ्वी के अंदर की बात नहीं, यहाँ मूल पृथ्वी है। ये जो आप देख रहे हैं इससे पृथ्वी जो है ये मूल पृथ्वी है। बारिश होती है तो पृथ्वी के बाहरी हिस्सा पर होती है, पृथ्वी के अंदर नहीं होती है, बाहरी हिस्सा पर था। बाहरी हिस्सा पर आपको पहले बताए हैं, जो पिछला अवस्था में पृथ्वी थी से पहले लावा थी, अंदर वाला लावा, बाहर जो निकल गई वही बन गया मैग्मा। मैग्मा मैग्मा यही थी उठा हुआ भाग, और जब बारिश होती रही तो जो उठा हुआ भाग रही से बच गई, बाकी सारी भाग जल से भर गई, इतना भाग जल से भर गया। और यही कारण है कि पृथ्वी पर 71% भाग में 71% भाग में जो जल है, यही कारण है। 29% मात्र 29% भाग पर क्या है, स्थल है। स्थल में पर्वत, पठार, मैदान और जंगल सभी आ जाता है। ये पूरा है दुनिया के वर्ल्ड के जितना भी देश है, कंट्री है, तो सब इतना ही में है, 29% पर ही है। 71% तो सागर ही सागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी है, इस सब मात्र इतना पर है। और यही जब आगे देखिए, हम बताए थे पृथ्वी के 3 लेयर से बनी हुई है, सियाल, सीमा और नींव है। उसमें सियाल, सीमा और नींव है, इसी को क्रस्ट कहा जाता है, दूसरा के मैग्मा और तीसरा के क्रोड। क्रोड जो बनी होती है निकेल और आयरन की, पहली जो बनी होती है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, पहली सियाल बनी होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम के, सीमा बनी होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के, एजी, एल्यूमिनियम होती है एजी, और निकल के बनी होती है एमजी। सिलिकॉन और मैग्नीशियम के जो बनी होती है दूसरी लेयर बनी होती है, और तीसरी लेयर होती है जो नीफे, जिसको क्रोड बोला जाता है, क्रोड, उस निकल और आयरन की बनी होती है। और ये तक संपूर्ण पृथ्वी की भाग है। अब पृथ्वी के बाहरी हिस्सा पर चलते हैं, यहाँ तक आप समझ गए। जल इतना पृथ्वी पर 71% भाग में जल क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के जब निर्माण हुई थी उस समय पृथ्वी के तापमान बहुत अधिक था, वाष्प उत्सर्जन हो रही थी, और वही वाष्प उत्सर्जन होकर आकाश में बादल के रूप लिया, बादल के रूप लेके फिर पृथ्वी पर ही पुनः आपस आए, और पृथ्वी पर हजारों साल तक बारिश होती रही और पृथ्वी को पूरी तरह से ठंडा कर दिया वही बारिश। और वही 71% भाग में ऊपरी भाग में जल हो, ऊपरी भाग के अलावा पूरी भाग, निचली भाग जो थी वह जल से जलमग्न हो गई। और अब हम अगली फिगर में दिखाते हैं। इधर देखिए, ये भी पृथ्वी है, ये जो ऐसे वाला जो लाइन होते हैं ये है, यह विषुवत रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। इस पर सूर्य की किरण हमेशा सीधी पड़ती है, इसीलिए विषुवत रेखा के जो करीब होती है जो कंट्री, वहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है, मतलब अधिक सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसीलिए हीट बहुत अधिक होती है। तो ये हो गया विषुवत रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दो समझने वाली रेखा दो होती है। तो जो इस तरह से होती है, ऐसे वाला सोया हुआ है, इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो इधर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, उसको देशांतर रेखा बोला जाता है, रेखा बोला जाता है। तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर बोला जाता है। ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो आप जानते ही हैं कि मैप में, चाहे बुक पर, चाहे कहीं भी जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाई में जो भी चीज़ होता है उसमें ऊपर वाला को नॉर्थ लेते हैं, ऊपर वाला में नॉर्थ लेते हैं। बुक में हम देखते हैं ऊपर सिंबल दिया रहता है इंडिया के। जब आप मैप देखिएगा, चाहे वर्ल्ड मैप कहीं देखिए, तो ऊपर नॉर्थ लिखा आता है, इसलिए लिखा आता है कि ऊपर उत्तर लेते हैं, नीचे दक्षिण, और दाहिना हाथ है उधर पूर्व, और बायां हाथ है उधर पश्चिम। अब देखते हैं, अब भारत की बात करते हैं। यही पृथ्वी पर ही सारा दुनिया की सारी कंट्री है, लेकिन मेरा कंट्री इंडिया किधर है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए इधर, यहाँ से हम बताते हैं। विषुवत रेखा हो गई और क्या रेखा, और पृथ्वी अब मेरा यहाँ है, पृथ्वी पर इंडिया, इस भाग में इंडिया है, इंडिया यहाँ है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री जो रेखा विषुवत रेखा है, इससे ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इधर हो गया
पूर्वी देशांतर। इधर यहाँ से इधर वाला भाग, ये जो भाग है, ये जो रेखा बांटती है, इधर वाला हो गया पूर्वी देशांतर, इधर वाला हो गया पश्चिमी देशांतर। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ से ऊपर है इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा के इस पार है इसीलिए पूर्वी देशांतर में। तो यहाँ भारत है, इंडिया है, यहाँ ये हो गया पूर्वी देशांतर, यही मेरा इंडिया है। और यहाँ से 0 डिग्री हो गया, और यहाँ से ऊपर से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ से गुजरती है, जो भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। और नीचे जो आती है 23.5 डिग्री, उसके बाद 23.5 डिग्री होती है, उसको कहते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पूर्वी को मकर रेखा। जखनी ना हम आती कर लिया अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में हम बता रहे थे। से 0 डिग्री जो है यहाँ से पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है 0 डिग्री रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। प्रधान अक्ष इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। इसी से ऊपर जाने पर उत्तरी गोलार्ध, नीचे आने पर दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के कर्क रेखा बोला जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मतलब यहाँ से नीचे आने पर, ऊपर गए तो अक्षांश हो गया उत्तरी अक्षांश, और नीचे आए तो दक्षिणी अक्षांश था। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और फिर यहाँ से विषुवत रेखा से ही ऊपर गए 66.5 डिग्री, जब ऊपर गए उसे आर्टिक रेखा कहा जाता है, आर्टिक रेखा कहा जाता है। और यहाँ से नीचे जब आते हैं, विषुवत रेखा से नीचे आते हैं 66.5 डिग्री नीचे, उसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, इसको अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछती, क्वेश्चन पूछती हैं पृथ्वी पर कुल विषुवत रेखा की संख्या, विषुवत रेखाओं की संख्या और देशांतर रेखाओं की संख्या, तो कुल पूछ देता है। सॉरी तब ये पूछा जाता है। तो यहाँ विषुवत रेखा एक ही होती है, विषुवत रेखा एक ही होती है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की संख्या अलग बहुत सारा होता है। तो विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं तो 90 गो अक्षांश रेखा है, 90 गो अक्षांश रेखा होती है। जो सीधी सीधी लाइन है, ऐसे यहाँ तक ध्रुव तक, नॉर्थ तक पहुँचने में, उत्तरी ध्रुव और यहाँ होता है दक्षिणी ध्रुव, यहाँ तक पहुँचने में 90 रेखा होती है। और ठीक यही कंडीशन नीचे की ओर है। जब विषुवत रेखा के नीचे आते हैं, यहाँ भी 90 रेखाएं होती है अक्षांश रेखा की, जो होता है ऊपर 90 और नीचे 90। तो हम इसी को आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ ऐड कर दिए हैं 90 और प्लस 90 बराबर 180 हो गया, और +1 किए हैं यहाँ एक, तो यहाँ इससे ऊपर हो गया 90 और इससे नीचे हो गया, यहाँ भी हो गया 90 और एक ई हो गया, विषुवत रेखा, एक विषुवत रेखा हो गई। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देती है से अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो ऑप्शन दे देगी वहाँ 180, तो 180 मारना है। और कहीं कहीं ऑप्शन दे देता है 181, तो यहाँ यही 180 या +1 की विषुवत रेखा है, यही ऐड कर दिया जाता है तो 181 हो जाती है। तो ऑप्शन देख के मारना है। ऑप्शन ए देगा तो ई नहीं, ए देगा तो ए नहीं, ऑप्शन देख के मारना है। कभी कभी कुछ बुक ये लिखता है 81 लिखता है 181, और कुछ बुक यहाँ, तो सब राइटर अपना अपना बुक अलग अलग छापते हैं। इसी तरह अब हो गया देशांतर रेखा। देशांतर रेखा इसको कहते हैं जो इधर होता है, ऊपर से नीचे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये देशांतर रेखा भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट होती है बीच, उससे इधर जाने पर इधर होती है 180, इधर 180, 180, या इधर भी होती है 180, यहाँ भी होती है 180। तो इसको ऐड कर दिए 180 या प्लस 180 बराबर 360। तो देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा की संख्या हो गया 360, और कुल अक्षांश रेखा की संख्या हो गई 180, और विषुवत रेखा के मिला के 181। तो आप समझ गए से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होता है। तो अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 10th के मैथ भी इस पढ़ाया जा रहा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उससे वहाँ से जाके आप मैथ भी देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है पार्ट 2।